बात करेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे, दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करेंगे। तो ये कानून क्या कहता है, पहले तो इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं, फिर इसकी थ्योरी पे चलेंगे। राइट, तो देखिए गाइस, ये आपको फोटो में क्या दिखाई दे रहा है। एक नेता दूसरे नेता को पैसे दे रहा है। राइट, ये पेटी में पैसे भरकर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। जैसे कि ये नेता दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का है, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है, ये पैसे देकर इसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल करना चाह रहा है। क्यों शामिल करना चाह रहा है, तो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसके लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि इसकी फॉलोइंग जो है वो काफी अच्छी है। राइट, यानी कि इसको बहुत सारे लोग वोट्स देते हैं और ये किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। तो एक जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो चाह रही है कि ये जो बंदा है ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए, जिससे कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी को और ज्यादा वोट मिल सके, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है। राइट, तो जब इस प्रकार की हरकत होती है तो उस बीच क्या होता है, तो जनता के साथ विश्वासघात होता है। कैसे, जनता तो इसको फेवर कर रही है, अब जनता को थोड़ी ना पता कि ये बंदा जो है वो पैसों का लालची है, इसने चंद पैसों के लिए जो है वो अपनी जो है पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया और दूसरे के साथ शामिल हो गया। राइट, तो ऐसा अगर होता है, ऐसी कंडीशन जब हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये हमारी कंट्री के ग्रोथ के, डेवलपमेंट के खिलाफ होती है। राइट, तो जो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना कि हमारा जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। राइट, किसी प्रकार की अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, बट यही एक अनफेयर प्रैक्टिस है कि एक जो लेजिस्लेचर है जब वो पैसों का भूखा होगा तो फिर क्या हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सोचेगा, वो तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सोचेगा, जो कि उसने सोच लिया यहां पर इस प्रकार का डिसीजन लेकर, पैसा लेकर, है ना। इस चीज को समझो, ये चीज समझना जरूरी है। इसके अलावा सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ उतने तक ही सीमित नहीं होता कि एक व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है, इसके अलावा भी और कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ने या एक पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को टारगेट किया, उसको पैसा खिलाया, करप्शन किया और उसको कह दिया कि जिस दिन ये फलाना बिल प्लेस किया जाएगा, टेबल पे रखा जाएगा पार्लियामेंट के, और जिस दिन इसकी वोटिंग होगी उस दिन तुम मत आना। राइट, समझ रहे हो कंडीशन को, समझ रहे हो कि एक नेता यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को टारगेट करके उनको एब्सेंट करा सकती है इस प्रकार के एक्ट में, पैसा वगैरह देकर। तो ऐसी चीज भी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को फेवर करती है, यानी कि ऐसी चीज भी जब होती है तब एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, और ऐसी चीज जब सामने आती है तो उस बीच एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है जो ऐसी हरकत में, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज है, इसमें सिर्फ दल बदल वाली चीज नहीं है ये, हालांकि इसका नाम जो है वो दल बदल विरोधी कानून है, बट इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको समझना, जिसकी क्लियरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपन इस पर थ्योरी को देखेंगे इसकी, होपफुली आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो गई होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। और ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं जिनसे रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और ये कब लाया गया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था 1985 में, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिस एक्ट के तहत 10वें शेड्यूल को इंसर्ट किया गया था और उसी में ही हम लोग को एंटी डिफेक्शन लॉ देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ 10वें शेड्यूल से, 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। 1985 में इसको इंसर्ट किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके तहत एक लेजिस्लेचर जो होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और उन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया जाता है जो ग्राउंड्स जो होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेट करते हैं, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो फिर फर्दर डिसाइड करते हैं। इसमें एक चीज ये याद रखना कि जो फाइनल डिसीजन होता है कि एक पर्टिकुलर एमपी को या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना, वो फाइनल डिसीजन जो लेते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेते हैं। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर जो स्पीकर हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। राइट, तो उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है कि किस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना या नहीं करना। और डिस्क्वालिफिकेशन की जब पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, पूरी कार्रवाई शुरू होती है, तब कैसे शुरू होती है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि उस हाउस का कोई दूसरा मेंबर अगर वो कंप्लेन करता है एक व्यक्ति के ऊपर, एक मतलब एमपी के ऊपर, कि ये फलाना एमपी जो है इसने पैसे लेकर इस प्रकार की घटना करी, इस प्रकार की एक्टिविटी करी, इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो वो पूरी जो कार्रवाई चलती है उसका जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है। और ये जो एंटी डिफेक्शन का कानून है, ये कानून पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों में ही अप्लाई होता है। राइट, तो ये चीज याद रखिएगा। और क्या कंडीशन है जिसके तहत मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन आती है, याद रखिएगा। अगर कोई मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से खुद ब खुद अपनी इच्छा से
उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर देता है, यानी कि वो बोलता है कि मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनना, तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगर जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने डिसीजन लिया कि इस बिल को पास नहीं कराना है या पास कराना है, अगर जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने डिसीजन लिया कि इस बिल को पास कराना है, और पास कराना है यानी कि वोटिंग देना है, और वोटिंग वाले दिन अगर वो मेंबर नहीं आते हैं वो वोट देने, तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी के आदेश के विरुद्ध जो है वो काम कर रहे हैं, राइट। बट एक चीज इसमें यह है कि अगर वो मेंबर 15 दिन पहले ही पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो परमिशन ले लें, उन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बता दें 15 दिन पहले ही कि मैं इस दिन नहीं आऊंगा क्योंकि मैं इस बिल को फेवर नहीं कर रहा हूं, तो फिर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, राइट, उस मेंबर का। इसके अलावा एक कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि इलेक्शन जो है वो निर्दलीय भी लड़े जाते हैं, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए भी लड़े जाते हैं। तो ऐसा कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि जीत गया है और उसके बाद फिर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर डिस्क्वालीफाइड वो हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो कि एक पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं, जब वो लेजिस्लेचर के मेंबर बनते हैं, राइट, तब उस समय भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो अपन ने देखे जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के नजर आते हैं। बट हाँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी कंडीशंस है जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। वो क्या कंडीशन है, जैसे 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, वो मर्ज हो रही हैं, वो एक बन रही हैं, जैसे कि 2 पॉलिटिकल पार्टी वो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, राइट, दोनों मर्ज कर रही हैं आपस में, तब उस कंडीशन में मेंबर्स जो होंगे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर मेंबर्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते तो भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, राइट। बट पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर कब होता है, जब उस पॉलिटिकल पार्टी के एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स जो हैं वो मर्जर के फेवर में हो, तभी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरे के साथ मर्ज कर सकती है। और उस मर्जर में अगर जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को अगर वो मर्जर पसंद नहीं है, उसको अलग रहना है, उसको बोलना है कि नहीं मैं इस मर्जर का हिस्सा नहीं बनूंगा, तब उस समय उस मेंबर को यानी कि जो हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो भी उनको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने भी आपको क्या बताया था, पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के विरुद्ध अगर कोई जाते हैं तो फिर उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बट यहां पर एक मेंबर मर्जर के विरुद्ध चले गया, उन्होंने बोला कि मुझे मर्जर का हिस्सा नहीं बनना, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के विरुद्ध है, पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी के डिसीजन के विरुद्ध है, बट फिर भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो ये वाली चीज भी बस आप लोग को थोड़ी सी इस प्रकार से भी पता होनी चाहिए। और जो डिसीजन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो फाइनल बताते हैं, फाइनल अपना डिसीजन देते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। तो जो फाइनल जो डिसीजन होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। तो इनके डिसीजन को क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो देखिए आज की डेट में हाँ, पहले जब ये कानून लाया गया था तो उस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन था वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। बट इसके बाद 1992 में इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो डिसीजन होते हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। बट हाँ, एक ऐसी चीज भी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले कि अगर एक हाउस के मेंबर अगर कंप्लेन करते हैं दूसरे मेंबर के खिलाफ, एंटी डिफेक्शन की कंप्लेन करते हैं और उस बीच जब कार्रवाई चल रही होती है तो कार्रवाई के दौरान जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं करेगी। जुडिशरी तभी सामने आएगी जब वो कार्रवाई फिनिश हो जाएगी, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना फाइनल डिसीजन दे देंगे, राइट, डिस्क्वालिफिकेशन का। तो ये चीज है। और कुछ रिकमेंडेशन की बात करें कि इस प्रकार के कानून के ऊपर बेस्ड किस मतलब कमिटी ने रिकमेंडेशन दिए थे, तो दिनेश गोस्वामी कमिटी का रिकमेंडेशन था। इसके अलावा लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट के अंदर भी इस चीज के बारे में मेंशन था और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के भी कुछ रिकमेंडेशन थे इस एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो सामने आई थी तो उसमें यह चीज मेंशन थी कि डिस्क्वालिफिकेशन को लिमिट कर देना चाहिए कुछ केसेस में, राइट। जैसे कि अगर कोई मेंबर वॉलंटरी गिव अप करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को, तो उस चीज के लिए जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर मेंबर अगर किसी पर्टिकुलर बिल है उस पर अगर वोट देना नहीं चाह रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के विरुद्ध जा रहे हैं तो उस बीच उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। बट हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन उसी केस में होना चाहिए अगर वो पर्टिकुलर बिल वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का हो या फिर नो कॉन्फिडेंस का हो, राइट। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है जिस समय पर सरकार जो है वो वाकई में डेंजर में है, तो उस बीच जो है अगर कोई मेंबर वोटिंग से एब्सट्रेन करते हैं यानी कि वोटिंग नहीं देते हैं, तब फिर उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। वरना दूसरे बिल्स में
जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज यहां पर बताई गई थी। इसके अलावा लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट जो है उसमें यह भी कहा गया कि जो स्प्लिट होती है या फिर मर्जर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मर्ज करती है, एक होती है या अलग होती है, तो उस बीच कहा गया कि इस प्रोविजन को हटा दिया जाए। लॉ कमीशन ने कहा कि इस प्रोविजन को हटा दो, राइट, इस एग्जेम्पशन को हटा दो। साथ ही साथ प्री पोल इलेक्टोरल फंड्स जो होते हैं, अब ये प्री पोल इलेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं, देखो गाइस ये क्या होता है, आप जानते हैं कि कोलिशन एक हम देखते हैं कि सरकार जो है वो उसका कोलिशन होता है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती, फिर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो मर्ज करने के बाद, कोलिशन करने के बाद सरकार बनाती है। तो ये सरकार बनाने वाला जो सिनेरियो होता है कोलिशन का, वो कब होता है, इलेक्शन के बाद होता है। बट क्या होता है कि प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स जो होते हैं वो इलेक्शन से पहले होते हैं, कि इलेक्शन से पहले जब पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार की स्ट्रेटजी बना रही है, राइट, कोलिशन की बारे में सोच रही है पहले से, तब उस चीज को भी जो है वो ट्रीट किया जाए एज अ एंटी डिफेक्शन के तौर पर। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई गई इनके रिकमेंडेशन के आधार पर। और पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको लिमिट कर देना चाहिए अपने विप्स को इशू करने के लिए, राइट। विप्स तभी इशू होने चाहिए जब सरकार डेंजर में हो। इसके अलावा विप क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। तो देखो इंडिया के अंदर जो विप का कंसेप्ट है, सबसे पहली चीज तो ये आप याद रखिएगा कि ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है विप का कंसेप्ट। और इसमें क्या होता है कि हर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके पास एक विप होता है। विप एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पार्टी के डिसिप्लिन और बिहेवियर, यानी कि पार्टी के मेंबर्स का बिहेवियर किस प्रकार से होगा हाउस में, फ्लोर में, राइट, तो उसको देखता है। तो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये विप हम लोग को नजर आता है, और विप ही जो है वो पूरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को डायरेक्शंस देता है। तो अगर विप डायरेक्शन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को कि इस बिल को जो है वो आपको पास कराना है या नहीं कराना है, तो वो जो पूरे डायरेक्शंस देते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि विप का डायरेक्शन जो है वो तभी एंटी डिफेक्शन के सिनेरियो में लाया जाए जब कोई इंपॉर्टेंट बिल हो या इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जिसमें सरकार खतरे में हो, डेंजर में हो, वरना नहीं लाया जाए। तो ये चीज भी यहां पर बताई जा रही है, राइट। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन ये है कि इन्होंने कहा है कि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जो है वो फाइनल डिसीजन लें 10th शेड्यूल का। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हाउस के प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिसीजन लेते हैं, बट यहां पर कहा गया इलेक्शन कमीशन ने कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट लें या फिर गवर्नर लें। और जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर ये डिसीजन ले रहे हैं तो उनका जो डिसीजन होना चाहिए वो इलेक्शन कमीशन की एडवाइस का बाइंडिंग होना चाहिए, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो एडवाइस देगी उसी के तहत जो है ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है वो अपना डिसीजन लें, राइट, एंटी डिफेक्शन का। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बस आपको बेसिक एक आइडिया और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक मेंबर है इंडिया के पहले एमपी जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है लोकसभा से, और अब ये मिजोरम के एमएलए की पद से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पद से भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। मिजोरम असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है जोराम पीपल्स मूवमेंट एमएलए। जोराम पीपल्स मूवमेंट बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके जो एमएलए हैं लाल दुहोमा, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया है। और डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड ये है कि इन्होंने पहले अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ये खड़े हुए थे, यानी कि निर्दलीय खड़े हुए थे, और खड़े होने के बाद ये इलेक्शन जीत गए थे। और इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, यानी कि ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है जोराम पीपल्स मूवमेंट, इसको ज्वाइन कर लिया। तो इसीलिए इनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया। मैंने आपको क्या बताया था कि एक निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और वो उसी ग्राउंड्स के आधार पर इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था। बट आपके लिए जो काम की चीज थी वो एंटी डिफेक्शन लॉ जानना था, जिसके बारे में अपन ने पूरी डिटेल में बात करी। सिर्फ इतनी ही चीज बस आपको ध्यान में रखनी है, इससे बाहर का और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। गॉट इट?